बाबू, हम जो एससीसीएल के लिए और एनटीपीसी के लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट ये एमसीएल 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हम एमसीएल और एनसीएल के टाइम भी वो सब चीज बताए थे। मेरा एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, उसका पार्ट 9, 10, 11 और 12 उनको जाके देखिएगा। और रेगुलेशन 104 जो हमने डिटेल में सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बताए हैं, उसको भी जाके देखिएगा। वो सब से मिला के 5-6 क्वेश्चन आपका एमसीएल में भी आया था, एनसीएल में भी आया था। और आपको रिस्क स्कोर कैसे एक्चुअल कैलकुलेट करते, उसका क्वेश्चन भी वहां पर विद एग्जांपल समझाया है। ठीक है, तो अभी ये सब चीज पूछा था एमसीएल में। हैजार्ड का डेफिनेशन दे दिया था, पूछ लिया था कि क्या चीज है, 4-5 को नाम दे दिया, उसमें हैजार्ड भी एक था। तो हैजार्ड क्या है? हैजार्ड जो बोलिए एक के बात है, खतरा। ठीक है, हिंदी में खतरा बोलते हैं। अब पहली बात कि इसको हम डेफिनेशन समझाएं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो आसानी से सबको समझ आता है। कहीं पर स्लिपरी सरफेस है, फिसलन वाली जगह है, फिसलन वाली सतह है, तो वो क्या है? रिस्क है या हैजार्ड है? वो हैजार्ड है। वो खतरा का स्रोत है, सोर्स है। वो क्या कर सकता है? वो आपको कोई हानि, चोट या नुकसान कर सकता है। तो ऐसा कोई भी स्रोत या सोर्स जो आपको हार्म, इंजुरी और लॉस पैदा करने की क्षमता रखता है, संभावना रखता है। संभावना करता है ये नहीं बोल रहा हूं, संभावना। वर्ड अंग्रेजी में देखिएगा, वर्ड आता पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावित, संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा स्रोत जो कि किसी भी व्यक्ति को मारचोट लगा सकता है, उसको किसी प्रकार की हानि, क्षति पहुंचा सकता है, तो ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं हैजार्ड। तो स्लिपरी सरफेस क्या हुआ? हैजार्ड हुआ। आपका बेंच हाइट बहुत ज्यादा है, वो भी क्या है? हैजार्ड है। कैसे हैजार्ड होगी? बेंच हाइट बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा बेंच हाइट बना दिया, जो नियम है रेगुलेशन 105 में, 106 में, उसको बिना माने हमने ऊंचा ऊंचा बेंच बना दिया, तो बेंच की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी। बेंच क्या करेगा? कभी कभी फेल्योर कर जाएगा। जब फेल्योर करेगा तो क्या होगा? उससे मारचोट लगने की संभावना बनी रहती है। अब वहां कोई आदमी ही नहीं था तो मारचोट नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए संभावना, तो क्या बोला? हैजार्ड क्या है? सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस इज नोन एज हैजार्ड। हानि, चोट या क्षति, नुकसान पैदा करने वाले या संभावित स्रोत को हम हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे हम वहां बताए थे कि आपको बेंच काहे प्रॉपर रखना है, आपको हैजार्ड को रिमूव कर देना है। रेगुलेशन 105 में क्या बताए कि वीक स्टार्टा है तो बेंच का हाइट नॉट मोर देन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड है तो बेंच हाइट नॉट मोर देन 6 मीटर। ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बताए थे। ये भी बताए थे रेगुलेशन 105 में, सब रेगुलेशन 5 में, कि कोई भी बेंच का, बेंच मतलब साइड जिसको बोलते हैं, साइड या एक्सकावेशन के 3 मीटर के अंदर में कोई पेड़, पौधा, लूज डेब्रीज स्टोर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वो नीचे वाले बेंच पे जाके गिर जाएगा। तो वो हैजार्ड था। हैजार्ड क्या है? हैजार्ड मीन्स सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस। ऐसा सोर्स है जो कि ये चीजें कर सकने की उसमें कुवत है। उस सोर्स को हम, जैसे स्लिपरी फेस बताया, ऐसे हम बेंच हाइट बताए होंगे,
आपका उधर कहाँ पे रेगुलेशन 106 में कि डिगिंग हाइट से ज्यादा बेंच का हाइट नहीं रखेंगे, चाहे कोयला हो चाहे ओबी हो। यदि वीक स्टार्टा है, वीक स्टार्टा का डेफिनेशन बताएंगे कि वीक स्टार्ट में लुएल, सॉइल, ग्रेवल, क्ले, मुरम, इस टाइप का जो स्टार्टा है उसमें 3 मीटर से ज्यादा बेंच हाइट नहीं रहेगा मैकेनाइज्ड क्वारी में। ठीक है, तो ये काहे रखते हैं हम, ताकि हजार्ड को ही रिमूव कर दे। पहला काम क्या होता है, इलिमिनेशन ऑफ हजार्ड। यदि हम हजार्ड को इलिमिनेट कर दे तो हम 100% सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हैजार्ड हुआ। तो यदि हैजार्ड है तो हैजार्ड से क्या बोला, ये मारचोट लगाने का संभावना वाला स्रोत यदि है तो उससे मारचोट लगेगा नहीं लगेगा, वो बात को यदि खतरा है तो उसके घटित होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी, ये जिसको अंग्रेजी में लाइक्लीहुड भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड अंग्रेजी के सिनोनिमस शब्द, पर्यायवाची शब्द है। उस खतरा रहने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। तो यदि कोई घटना घटित होगी तो उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, मारचोट लग जाएगा, लगेगा ना, इंजरी हो जाएगा, मतलब उस दुष्परिणाम या बुरे प्रभाव को हम बोलते हैं कॉन्सेक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्वेंसेस। घटना घटित होने की संभावना और उसके बुरे परिणामों का कॉम्बिनेशन रिस्क कहलाता है। देखिए अंग्रेजी में लिखा है, रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड of a specific unwanted event and its potential consequences। मतलब किसी अनवांटेड इवेंट की संभावना और उसके संभावित परिणामों का कॉम्बिनेशन रिस्क है। क्या है वो, रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क खतरा नहीं है, खतरा रहने पे घटना होगी या नहीं होगी ये बताने के लिए जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है रिस्क। तो रिस्क स्कोर कैसे निकालते, ये भी पूछा था, ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। और जो पार्ट 17 में हमने एसएमपी में क्या क्या चीज होता है, कंटेंट ऑफ एसएमपी, उससे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, रिस्क स्कोर निकालते हम पीईसी, याद रखिएगा पीईसी। कि देखिए डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यही दो वर्ड है, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन। रिस्क का डेफिनेशन दो वर्ड याद रखिएगा, रिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यही तो लिखा है यहाँ पे और कुछ थोड़ा लिखा है। रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये पोटेंशियल मतलब संभावित, ठीक है, संभावना, संभावित मतलब उसके क्या संभावित खतरे पैदा हो गए। अब इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। हम क्या बताते हैं, हैजार्ड क्या है, स्लिपरी फेस। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्लिपरी सरफेस है, तो ये तो हैजार्ड है, स्लिपरी सरफेस इज अ हैजार्ड। लेकिन क्या मैं स्लिपरी सरफेस से गुजरूंगा, पार होऊंगा, पास होऊंगा तो क्या मैं मर ही जाऊंगा या हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा नहीं ना है, हो सकता है ये बोला। तो यदि ये स्लिपरी सरफेस है, हैजार्ड है, तो यदि उसके ऊपर से मैं गुजरता हूं, मतलब काम करता हूं, तो क्या हो सकता है और कितने समय के लिए मैं ये काम करता हूं, तब ये 2-3 चीज रहता है। घटना घटित होने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी है, उससे क्या होगा, हल्का फुल्का मार लग सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, हल्का फुल्का मार लग सकता है, मेरा कुल्ला को मार लग जाएगा, गिरूंगा तो हो सकता है मेरा पैर टूट जाए, हो सकता है इतना ज्यादा फिसल जाओ कि मेरा हेड इंजरी हो जाए और डेथ हो जाए। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। साइज ऑफ हार्म को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस किसको बोलते हैं, साइज ऑफ हार्म, कितना बड़ा उससे का दुष्प्रभाव होगा, नुकसान का कितना बड़ा दुष्प्रभाव होगा, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो हल्का सा चोट लगना, थोड़ा ज्यादा चोट लगना या डेथ हो जाना, ये है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस और घटना घटित होने की संभावना,
के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क स्कोर कैसे निकालेंगे? यही दो चीज के आधार पर निकालेंगे ना, कि लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। क्या हुआ ये? लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेस हो गया आपका रिस्क स्कोर। अब बीच में हम घुसा दिया एक एक्सपोजर, क्या बोला हमने? पीईसी। पीईसी मतलब प्रोबेबिलिटी। पी मतलब क्या होता है? पहले इसको समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी को ही बोल रहा है लाइक्लीहुड, ठीक है। ये लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी एक ही बात होता है। इंटू एक्सपोजर इंटू कॉन्सेक्वेंसेस, ठीक है। ये हुआ रिस्क स्कोर। तो आपका डेफिनेशन में तो एक ये वर्ड आया, एक ये वर्ड आया, यही ना आया। रिस्क का क्या डेफिनेशन बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी मतलब लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इतना ही ना बोला। तो फिर ये कहां से घुस गया? जब रिस्क स्कोर निकालते हैं हम तो एक्सपोजर भी लेते हैं। एक्सपोजर क्या है? मतलब कितने समय के लिए वो आदमी काम कर रहा है। स्लिपरी सरफेस है, बरसात में ओपन कास्ट वर्किंग में काम कर रहा है, तो बार बार वहां से पैदल गुजरना पड़ रहा है कि 8 घंटा में एक बार है। तो जो बार बार 8 घंटा में 100 बार गुजरेगा उसका रिस्क स्कोर, और जो सिर्फ एक बार जाएगा और वापस आ जाएगा उसका रिस्क स्कोर एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? जो बार बार गुजर रहा है तो उसके रिस्क स्कोर बढ़ जाएगा। उसका रिस्क बढ़ गया तो रिस्क स्कोर भी बढ़ गया। और मैं एक बार गया और एक बार वापस आया तो संभल के जाके वापस आ गया, तो रिस्क स्कोर क्या हो गया? कम। लेकिन जिसको 100 बार उसी स्लिपरी सरफेस से गुजरना है उसका रिस्क स्कोर बढ़ गया। उसका रिस्क स्कोर क्या हो गया? बढ़ गया। तो रिस्क स्कोर कैसे निकालते? प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीईसी। क्या बोलते हैं? पीईसी। नेक्स्ट लेते हैं। और आप लोग को एमसीएल के पहले स्पेशल एमसीक्यू पार्ट 8 मतलब 1 से 20 है, उसमें 18, 19 या 20 में ये सब चीज को और लंबा चौड़ा और इसके साथ और ढेर सारे डेफिनेशन बताइए। तो पार्ट 18 में होगा या 19 में होगा या 20 में होगा। क्या बताए? स्पेशल एमसीक्यू फॉर एमसीएल करके है, ठीक है। 18 से 20 के बीच में कहीं होगा। और जो स्पेशल एमसीक्यू 9, 10 और 11, 12 में भी एसएमपी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबू एक क्वेश्चन आया था, एक फोरमैन डिस्ट्रिक्ट जो कोल माइंस में वॉरमैन बोलते हैं उसी को फोरमैन बोलते हैं मेटल में। आप माइनिंग के स्टूडेंट है, एमसीएल का क्वेश्चन है, एमसीएल 2023 का। और साइज ऑफ वॉरमैन डिस्ट्रिक्ट करके मेरा एक वीडियो है, लंबा चौड़ा वीडियो है 20 मिनट का, स्पेशल एमसीक्यू फॉर एमसीएल पार्ट 7, ठीक है। 7वां स्पेशल एमसीक्यू है फॉर एमसीएल। एमसीएल एग्जाम के पहले भी ऐसा कुछ हम करते थे, जैसा भी एसीसीएल के लिए कर रहे हैं, बहुत सारा चीज करके रख दिया है। यदि सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को भी कोई बच्चा देख लेगा ना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ये फोरमैन डिस्ट्रिक्ट सेल comprise of mechanized working in which not more than black equipments are operating with ancillary equipment। कुछ नहीं बोल रहा यार, ये बोल रहा है कि फोरमैन के डिस्ट्रिक्ट में कितने इक्विपमेंट रहेंगे और विथ एंसिलरी इक्विपमेंट, जो सहायक उपकरणों के साथ, ठीक है। हमारे लोडिंग मशीन जो होता है वो मेन इक्विपमेंट होता है, ठीक है। और डोजर है, ग्रेडर है, ड्रिल है, ये सब क्या हुआ? डंपर है। ये हुआ एंसिलरी इक्विपमेंट्स, जो सहायक है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, चाहे उबी रिमोल कर रहा है चाहे कोल प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए ये सहायक मशीनें हैं। तो वो सहायक मशीनों के अलावा कितने एक्सकावेटर, पावर शावेल रहना चाहिए बोल रहा है। तो हम साइज ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जो कोल माइंस वाला बताया, ये मेटल माइंस वाला है, ये डीजीएमएस सर्कुलर
34 अब 1974 है, मतलब ये मैं पैदा हुआ तो झपका है बेटा, ठीक है। 1974 का सर्कुलर डीजे में सर्कुलर 34 ऑफ 1974। इसमें क्या दो बात दिया है ओपन कास्ट के लिए, फुली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। यदि फुली मैकेनाइज्ड है मतलब मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है जिसपे रेगुलेशन 106 लागू होता है, उसमें क्या बोला, नॉट मोर देन 2 पावर शावेल विद एंसिलरी इक्विपमेंट। कितना बड़ा साइज होगा फोरमैन के डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें कि 2 पावर शावेल से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 2 एक्सकावेटर से ज्यादा नहीं होंगे, विथ एंसिलरी इक्विपमेंट। विथ मतलब एंसिलरी इक्विपमेंट 2, 4, 10, 50 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके बिना आप माइनिंग नहीं कर सकते। ग्रेडर नहीं रहेगा तो रोड को लेवल कर सकते हैं, डोजर नहीं रहेगा तो आप फेस बना सकते हैं क्या, ड्रिल नहीं रहेगा तो ब्लास्टिंग कर सकते हैं क्या, वाटर टैंकर, ठीक है। तो वो एंसिलरी इक्विपमेंट आ गई, उनकी गिनती नहीं बोल रहा। विद एंसिलरी इक्विपमेंट कितने पावर शावेल चाहिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में एक फोरमैन के अंडर में, नॉट मोर देन 2 पावर शावेल। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, 0 नहीं होगा, नॉट मोर देन 2 पावर शावेल। मैनुअली या सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है तब कितना बड़ा साइज होगा फोरमैन के डिस्ट्रिक्ट का। क्या बोलता है इसमें कि 2 या उससे अधिक मेट का डिस्ट्रिक्ट का वो चार्ज रहेगा। तो यहां तो बोल दिया 2 और मोर मेट डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ड लिखा है 2 और मोर मेट डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेट मतलब जिसको माइनिंग सरदार बोलते हैं कोल माइंस। तो 2 या उससे अधिक मेट के डिस्ट्रिक्ट का चार्ज रहेगा ओवरमैन के अंडर में। तो 2 तो समझ आया बेटा, मोर समझ नहीं आया, मुझे नहीं समझ आया, इसलिए उसको आगे स्पेसिफाई किया। क्या किया, 2 और मोर मेट डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 सच डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मोर का मतलब तो फिर कुछ ना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, इसीलिए बोल दिया सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 सच डिस्ट्रिक्ट। कोई जो मेट को आपने एक एरिया दिया है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ये वर्ड है अंडरग्राउंड का, ठीक है ना, लेकिन हम तो यूज कर रहे हैं ओपन कास्ट में। तो यहां डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफाइड एरिया एक माइनिंग सरदार के लिए आप 2 या 2 से अधिक माइनिंग सरदार के लिए दिया है, उसका चार्ज में रहेगा। लेकिन कितने ऐसे जगह होंगे, 50-100 को नहीं, मैक्सिमम 4, कितने मतलब 4 माइनिंग सरदार को जो आपने जगह स्पेसिफाइड किया उसका इंचार्ज होगा फोरमैन, ठीक है। मेट मतलब माइनिंग सरदार, ठीक है, इतना हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि एक है पश्चिम बंगाल में गुजरात में, तो मानेगा क्या, वो देखे नहीं पाएगा, प्लेन से देखना होगा, ठीक है ना, सुपरविजन करने के लिए प्लेन ही इस्तेमाल करो। इसलिए बता दिया, क्या बता दिया, विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कितना बोला, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम मतलब हो गया 4, मैनुअल और सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट या 4 सरदार का बॉस, 4 सरदार मतलब 4 मेट का ही बॉस रहेगा आपका फोरमैन। फोरमैन को हम बोलते हैं इधर ओवरमैन कोल में, ठीक है, वो रहेगा। लेकिन वो उसका रेडियस कितना रहेगा, मैं यहां खड़ा हूं तो रेडियस किसको बोलते हैं, ये 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ठीक है ना, रेडियस पढ़े है ना। तो वो जो चारों डिस्ट्रिक्ट है उनका जो घेरा है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में आना चाहिए इन हिली टेरेन, यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो। और 2 किलोमीटर इन प्लेट कंट्री, मतलब प्लेट कंट्री मतलब समतल जगह है, तो वहां पर 2 किलोमीटर तक के रेडियस का ही इंचार्ज रहेगा फोरमैन, ठीक है। फोरमैन को ही ओवरमैन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैनुअली ओपन कास्ट में या सेमी मैकेनाइज्ड में मैक्सिमम 4 मेट के डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज रहेगा ओवरमैन, हिली टेरेन, और उसके साथ 4 डिस्ट्रिक्ट का तो रहेगा वो जो विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर इन हिली टेरेन और 2 किलोमीटर इन ए प्लेट कंट्री मतलब समतल जगह में, ठीक, इतना हुआ।
तो मैकेनाइज्ड का क्या बताया, नॉट मोर देन 2 पावर 7 विथ एंसिलरी इक्विपमेंट, और इसका भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोयला वाला खदान का, अंडरग्राउंड का। तो यही चीज जो है, अब ये और क्लियर कर दूं, ये जो डीजीएमएस सर्कुलर 34 ऑफ 1974 था, issued under the regulation MMR 1961, but it also applicable to open cast of coal mines also। अब हम देखते हैं अंडरग्राउंड कोल माइंस का ओवरमैन का डिस्ट्रिक्ट, उसमें 3 को बात बताएंगे कि नंबर ऑफ पर्संस कितने रहना चाहिए, नंबर ऑफ पर्संस कितने रहना चाहिए। बोलता है कि हर कैटेगरी का, ऑल कैटेगरी, सब कैटेगरी का मिला दे तो नॉट मोर देन 100। फर्स्ट और लास्ट वर्किंग फेज का डिस्टेंस पूछ लेगा, अंडरग्राउंड का बता रहा है, कोल का नॉट मोर देन 750 मीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर से ज्यादा उसका फर्स्ट और लास्ट वर्किंग फेज का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसी में बोलता है कि यदि थीन सीम है, मतलब लेस देन 1.5 मीटर का थीन सीम है, या फिर ग्रेडियंट जो है वर्किंग का ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/5 है, तब ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, 750 वाला, इसको कितना कर दिया जाएगा, 450 कर दिया जाएगा, 450 मीटर कर दिया जाएगा। आउटपुट बताता है कि आउटपुट नॉट मोर देन 100 टन पर शिफ्ट। लेकिन यदि डिप्लेयरिंग भी हो रहा है तो यह आउटपुट को 125 तक हम बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा वर्ड में भी लिख देता हूं, ये क्या बताया भी हमने, साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट। ठीक, 2 मिनट में खत्म करते हैं बाबू। साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोल ही दिए हैं, ये डीजीएमएस सर्कुलर 48 ऑफ 1956 का है। ठीक है, इसको छोटा छोटा याद रखिएगा। नंबर ऑफ पर्संस ऑफ ऑल कैटेगरी अंडर द चार्ज ऑफ ओवरमैन शुड नॉट एक्सीड 100, मतलब ओवरमैन के अंडर में 100 से ज्यादा आदमी नहीं रहेंगे। ऐसा ही एक वर्कलोड ऑफ माइनिंग सरदार भी कोई स्पेशल एमसीक्यू में या मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एनसीएल वाले में भेजा था, देख लीजिएगा। दूसरा बोलता कि पहला और आखिरी वर्किंग फेज का डिस्टेंस नॉट मोर देन 750 मीटर, लेकिन ये फुल एंड फाइनल नहीं है, ये नॉर्मल केस के लिए कि फर्स्ट और लास्ट वर्किंग फेज का डिस्टेंस 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 750 मीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम है, 1.5 मीटर से कम है, या सीम का ग्रेडियंट जो वर्किंग का ग्रेडियंट जो है स्टीपर देन 1/5 है, 1/5 से ज्यादा स्टीपर, 1/5 से ज्यादा स्टीपर क्या होता है, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, ये 1/5 से ज्यादा स्टीपर हुआ। ठीक है, वो बताया कई बार। द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड वर्किंग फेज नॉट मोर देन 450 मीटर। यदि 1.5 मीटर से सीम थिकनेस कम है, स्टीपर 1/5 से अधिक है, तब फर्स्ट और लास्ट वर्किंग फेज का डिस्टेंस 450 मीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और इन जनरल कितना रहेगा, नॉट मोर देन 750 मीटर, और ये स्पेशल केस में दिया 450 मीटर। आउटपुट बताए नॉट मोर देन 100 टन पर शिफ्ट। लेकिन यदि डिप्लेयरिंग भी हो रहा है, डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग दोनों हो रहा है या सिर्फ डिप्लेयरिंग हो रहा है, तो ये जो आउटपुट है 100 टन पर शिफ्ट वाला, इसको बढ़ा दिया जाएगा नॉट मोर देन 125 टन पर शिफ्ट। ये 3 क्राइटेरिया हुआ साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड कोल के लिए। लेकिन ये जो तीनों क्राइटेरिया बताए, ये 2 जगह अप्लाई नहीं होते। लांगवाल वर्किंग या लांगवाल फेस में ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, वहां पर एक फेस का एक ही ओवरमैन होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही ओवरमैन होगा। माइंस सिचुएटेड इन असम, जो माइंस असम में सिचुएटेड है, उसके ऊपर भी ये वाले नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां ऑर्डर्स कंडीशन है, बहुत ही कठिन स्थितियां रहती, बहुत थीन सीम रहता है, और भी बहुत सारा वहां पर प्रॉब्लम्स है, जो कि माइनिंग करने के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करता है। तो वहां पर ओपन कास्ट लांगवाल वर्किंग में और जो माइंस असम में है, उनके ऊपर ये तीनों बातें लागू नहीं होती। ठीक है, और बाकी के लिए आप देख लीजिएगा,
और ये सब को हमने स्पेशल एमसीक्यू फॉर एमएससीएल पार्ट नंबर 7 में बताया है, और बताया होगा लंबा चौड़ा, और उसमें सब इतना ही नहीं होगा, और भी कुछ चीजें होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सब चीजें आप लोग को फायदा कर रहा है नहीं कर रहा है, लिखिएगा ग्रुप क्या बोलते हैं यूट्यूब में, और आप लोग को हम जो बताते हैं और एकदम सिंपल करने का कोशिश करते हैं जिससे कि आपके ब्रेन में रहे, वो चीजें समझ आ रहा है कि नहीं, हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा।